अब हम कुछ इम्पोर्टेंट आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये तीसरा लेक्चर है काइनामेटिक्स का। बेसिक मैंने आपको सारा कुछ करा दिया था काइनामेटिक्स में। ओके, तो ये आपका ओके। अब हमें देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब बॉडी मोशन करती है तो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही थी, 1D डायमेंशन में ही कर रही थी। अभी वर्टिकली एक बार हम ये देखेंगे कि बॉडी जब वर्टिकली मोशन करती है तो उसके क्या क्या वेरिएंट्स बनते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो देखिए, एक बॉडी है जो एक इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी के अंदर उसका मोशन हो रहा है। इट मींस वर्टिकली हो रहा है। अब वर्टिकली ये मोशन डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको समझना है। जैसे मैं मोशन अंडर ग्रेविटी निकालूं तो इसको मैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी से निकाल रही हूँ, और मैं एक बॉडी ऐसी भी लूंगी जब मैं नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंकती हूँ तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स में चेंज आते हैं। और अभी मैं देखूंगी कि जब हम ऊपर से किसी बॉडी को नीचे फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं। सवाल ये उठता है कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो हम इसके सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। अगर कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज वेरिएबल कंडीशन आपको पता ही है, कैलकुलस की हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। ओके, तो देखिए, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हालांकि मैंने आई थिंक वेरिएबल का नहीं बताया, तो वेरिएबल इक्वेशन का अभी जरूरत इसके बाद पड़ेगा, तो मैं आपको वेरिएबल की कंडीशन फिर एक बार और बता दूंगी। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में उसको नहीं बताई है। बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी, ये जस्ट आपके तीन एग्जांपल्स जब आप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करते हैं, मैंने लास्ट तीन एग्जांपल सॉल्व कराए हैं आपसे, तो उसके बाद ये आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब कैसे होता है और क्यों होता है मैं आपको ये बताऊंगी। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ये आपकी बॉडी है और ये v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है, क्योंकि आपने इनिशियली इसको, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी और यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई। ठीक है, ये अंडर ग्रेविटी नीचे की साइड ही क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है इस पे। तो इसका मतलब जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। इट मींस ग्रेविटी ही यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। तो जब ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, अंडर ग्रेविटी आप किसी भी बॉडी को ऊपर से कितनी भी हाइट से नीचे फेंकोगे तो उस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, वो यही लग रही होगी। ओके, इसलिए g is equal to 9.8 meter per second square is constant and in the following down particle provide acceleration in downwards, so this acceleration is due to gravity। समझ आया आपको कि ये एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है। Here equation of motion is applicable because a is equal to minus g constant। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन का काम कर रही है, इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। बट यहाँ पे साइन आता है माइनस का। क्यों, क्योंकि बॉडी अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन कर रही है और एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे क्या होते हैं, डायरेक्शन मैटर करता है विद मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन मैटर करने की वजह से, डाउनवर्ड होने की वजह से इस पे साइन लग जाता है माइनस का। ठीक है, अब अब ये वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे मोशन कर रही है ना, और एक्स एक्सिस पे इसका मोशन जीरो है। ठीक है, तो जब ये क्या कहते हैं वाई एक्सिस पे कर रही है और एक्स एक्सिस पे जीरो है, तो सारी इक्वेशन
वाई के अलॉन्ग होंगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि आप पढ़ते हैं नॉर्मली जो आपकी इक्वेशन होती है वो ये होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो माइनस जी है ना, तो आप जब माइनस जी रखोगे तो आपकी वैल्यू कहाँ हो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगी। इसी तरह से तीनों इक्वेशन में आपको ये रखना है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या क्या चीजें होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ए इज इक्वल टू माइनस जी होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होता है। ओके, इस चीज का ये बहुत बेसिक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जब हमने इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अलोंग वाई एक्सिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अकॉर्डिंग डिराइव किया, तो हमें क्या इक्वेशंस मिली, और इन इक्वेशंस को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन vy is equal to uy minus gt and uy is जीरो, क्योंकि इनिशियली वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करती हुई बॉडी पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, और वो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि बॉडी वर्टिकली, इस वजह से uy is equal to जीरो हो जाता है। तो vy आपको क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटी आपको मिलती है माइनस gt। ओके, सेम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई तो आपका वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो माइनस जी रख दिया, और यू वाई आपका जीरो है, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम हाइट मिली है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ये जो हाइट है वाई की, वो आपकी क्या होगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की हाइट कितनी होती है, या इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही डिराइव करिएगा, यही फिगर बनाकर कर दीजिएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई हो जाएगा ना। वाई देखिए, जो भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर वाई, नॉट एक्स नॉट एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू जी वाई। ये आपकी हो गई तीनों इक्वेशन। ठीक, दोस्तों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको इसके पहले बात की थी किस चीज की, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात की थी, क्योंकि अभी तक मैंने जो ये चीजें पढ़ी हैं, पढ़ाई है आपको, ये क्या है आपकी, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड। अब हम जो पढ़ेंगे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन पे बेस्ड पढ़ेंगे, कि सपोज अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, है ना। तो अब वहां पे हम कैलकुलस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैलकुलस प्रॉपर्टी में हमारे आते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे, सपोज इस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Rate of change of displacement with respect to time is your velocity, average velocity. This is a vector quantity, that's why we are putting vector. अब आपको एक चीज ये समझनी है कि यहां से आपको यहां से शुरू करना है, ठीक है। v इज इक्वल टू डी एस वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर है, ठीक है। तो अब हम dt को जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब देखिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम निकाल रहे हैं, पूरी इवेल्युएशन को नहीं निकाल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम इंटीग्रेशन की क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या टाइम निकालने के लिए। तो देखिए, अगर मेरे पास एक कॉपर की रॉड है या वायर है, उस पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की क्या टेंडेंसी है, ये मुझे बतानी है, ठीक है। ये है 5 मीटर की वायर, तो मैं क्या करूंगी, इसका 1 मीटर वायर अलग कर लूंगी, और इस 1 मीटर वायर में मैं देख लूंगी कि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या है और किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, और जितना वो 1 मीटर वायर में जैसी टेंडेंसी रख रहे हैं, वो पूरी वायर के हर 1 मीटर में रखेंगे। जितना वो 5 मीटर में से 1 मीटर की वायर में जो टेंडेंसी रख रहे हैं, वही टेंडेंसी वो हर 1 मीटर पर रखेंगे। तो अगर मुझे 1 मीटर का पता चल गया, तो मैं पूरी 5 मीटर वायर का निकाल सकती हूँ इजीली, है ना। 5 का मल्टीप्लाई करके मैं आराम से निकाल लूंगी। तो इसलिए हम लेते हैं इंस्टेंटेनियसली चीजों को डिराइव करते हैं।
तो इसलिए मैंने स्मॉल ds अपॉन dt लिया। अब ये इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको विद लिमिट, मैं अगर वही वायर की बात लूं तो मैंने 1 मीटर का वायर लिया था, तो उसकी इनिशियल 0 से लेके x, उसकी पूरी लेंथ मैंने ली थी। x मतलब सपोज आप 1 मीटर, तो यानी 0 to 1 उसकी लिमिट हो गई। 0 to 1 के लिए मैंने निकाला, तो मुझे जितना 0 to 1 के लिए आएगा वैसे पूरी लेंथ जितनी 5 मीटर की वायर थी तो 0 to 5 के लिए आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिमिट रखी है। क्यों? ईटी के रेस्पेक्ट में है तो 0 to t वेरी करेगा, क्योंकि इनिशियली जब लास्ट वाले में मैंने जो ग्राफ बनवाया था, जब पार्टिकल ए से चलना शुरू हो रहा था तो वहां पे उसकी टाइमिंग 0 थी, और जब वो बी पे पहुंचा तो वहां पे टी कुछ टाइम कवर कर चुका था डिस्प्लेसमेंट। सेम ईयर जब डिस्प्लेसमेंट वो जला तो उसने नथिंग डिस्प्लेसमेंट कवर की थी, इसलिए 0 था। अब वो जब टी टाइम पे कुछ दूर पहुंच गया बी पॉइंट पे तो उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। तो ये हो गया वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। 0 to x इसकी लिमिट हो गई, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी और यहाँ से मेरा आ जाएगा, या तो टी मुझे निकालना होगा या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो मैं इसको फिर से इधर ट्रांसफर कर दूंगी, जैसे मैंने इधर वेलोसिटी ट्रांसफर की थी, वेलोसिटी के पास dt ट्रांसफर किया था, तो a dt अब ये भी विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। 0 to t जाएगा, वेलोसिटी u to v जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ये चीज तो हमको पता ही होगी और हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। सपोज आपके पास t टाइमिंग नहीं है और एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी बताइए, और या तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताइए, और कोई बात ना करे कि आपसे टाइमिंग क्या है, मतलब टाइमिंग के बारे में कोई जिक्र ना करे। तब आप ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हालांकि इंपॉर्टेंट तीनों है, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए आपके पास इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जो ए वेक्टर होता है वो आपने पढ़ा डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने डीएस वेक्टर फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने डीएस वेक्टर को डीटी के साथ अलग करके डीवी बाई डीएस कर दिया। डीएस वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर बेसिकली होता है वी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड वी वेक्टर। तो आपका एक्सेलरेशन हो गया वी डीवी बाई डी एस। देखिए इसमें आपको कहीं पे भी टी देखने को नहीं मिल रहा है और इसमें आपको टी देखने को मिल रहा है, तो ये दो एक्सेलरेशन के ऐसे रिलेशन है। एक में आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन विद एक्सेलरेशन मिलता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और एक में आपको टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मिलता है। ठीक है, सो तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन की कंडीशन कैसे हम अराइव करते हैं, और जो अराइव इक्वेशंस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो जो ग्राफ होते हैं वो आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है, सबसे पहले तो आपको रिलेशन बताना है कि डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में क्या रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में यही रिलेशन है कि जब ds अपॉन dt होता है तो ये हमको देता है v। इट मीन्स ये जो ds अपॉन dt होता है ये आप होता है आपका स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो इसमें अब देखिए दो कंडीशन होती है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कहेगा आपसे कि आपको स्लोप निकालना है। तो जब स्लोप निकालना होगा तो स्लोप ऑफ एस टी गिव्स अस वेलोसिटी। रिलेशन तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो v, अगर मैंने v वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन टी रख दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा ही v वेलोसिटी है। बहुत अच्छी बात है, और ये आपको समझनी चाहिए कि हम वेलोसिटी को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, स्लोप से, क्योंकि ये v वेलोसिटी से जब एंगल बनाते हुए थीटा जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, स्लोप दे रहा है। और उस पार्टिकल ने जो स्लोप पोजीशन विद हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन कैरी की है उसे ही स्लोप कहते हैं। तो ये जो आपका स्लोप है, ये ऑरेंज से मैंने आपको शो किया है, तो ये जो आपका स्लोप है ये इस पॉइंट पे टच करते हुए ये जाएगा, और ये क्या देगा, इस पॉइंट से हम सीधा बनाएंगे तो ये ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से स्लोप थीटा बनाएगा,
वो आपकी होगी वेलोसिटी। इसको हम स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है डेल एस वेक्टर अपॉन डेल टी होता है, इसी को हम स्लोप कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस के लिए हम डी एस अपॉन डी टी पार्शियली यूज करते हैं, स्लोप को ही स्मॉल एम को ही टैन थीटा कहते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। किसका स्लोप मिलता है, डी का मिलता है। अब आते हैं ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है ना, इसमें दो चीजें आ जाती है। कैसे, वी वेलोसिटी से पार्टिकल जाता है, तो उस पार्टिकल की जो टेंडिंग पोजीशन है या जो भी पोजीशन है उसको हम बेस से मिला देते हैं। जब हम बेस से मिलाते हैं तो कोई ये रेगुलर फिगर नहीं बनाता, ये इरेगुलर फिगर बनाता है। तो हम उस पार्टिकल को ऐसे मैनेज करते हैं कि कुछ रेगुलर फिगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने इसको रेगुलर फिगर्स में कन्वर्ट किया, फर्स्ट फिगर ये है आपका, सेकंड दो फिगर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो बेसिकली जो v और t में रिलेशन होता है, वो v वेक्टर अपॉन t जो होता है वो तो आपका एक्सेलरेशन होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज योर रेट। पहला वाला तो आपका कंफर्म है कि जब स्लोप पूछेगा तो ये स्लोप ही tan थीटा का काम करेगा, m का काम करेगा, और ये स्लोप ही एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, जो रिलेशन है वो स्लोप है, और जो रिलेशन के बीच ग्राफ पूछ रहा है वही आपको स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा दे रहा है, टैन थीटा दे रहा है। ठीक है, पोजीशन विद हॉरिजॉन्टली, वो एक्स एक्सिस से कितनी पोजीशन पे स्लोप बना रहा है। ठीक, तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी ही स्लोप का काम करती है और वही हमारा टाइम थीटा रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हम वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो हम इसको करेंगे कि जो इफ वी नीड एक्सेलरेशन देन फाइंड स्लोप, स्लोप इज व्हाट, m इज इक्वल टू tan थीटा। इफ वी नीड, अगर इसी फिगर में देखिए मैंने क्या कहा, मैं रेगुलर फिगर में बन इसको कन्वर्ट इसलिए करती हूँ ताकि मुझे पूरे, अगर कोई पूछे कि पार्टिकल ने वेलोसिटी के साथ साथ कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो मैं उसको कुछ रेगुलर फिगर्स में कन्वर्ट कर लूंगी और पार्ट बाय पार्ट सबका एरिया निकाल लूंगी और सबको ऐड कर दूंगी। जब मैं अब सबका एरिया निकालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि पार्टिकल किस पोजीशन में, पार्टिकल किस पोजीशन में वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट हो रहा है और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो मैं एरिया निकालूंगी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, मैं स्लोप निकालूंगी तो मुझे एक्सेलरेशन पता चलेगा। अब आया समझ में कि इनकी ग्राफ में कितनी रिलेशन है, कितनी ये वो है। तो इस वेलोसिटी और टाइम में आपके दो एक तरह से थे। ठीक है, दो रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालना होता है, फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया, ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनाएगा हम उसका एरिया ऐड कर देंगे। और फर्स्ट ग्राफ आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लास इन लास्ट लेक्चर हमने कवर किए थे आपके दो लेक्चर्स, छोटे पैरामीटर्स हमने कवर किए थे। पहले छोटे छोटे पैरामीटर्स में हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ा था, ग्राफ कुछ बताए थे थोड़े बहुत, और इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़े थे। अब हम इन्हीं से रिलेटेड पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड मैंने एक या दो न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। अब आपको पूरी थ्योरी जो अब तक पढ़ाई है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करा के थोड़े बहुत जो आपको कैसे उस थ्योरी को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है ये आपको समझना है, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, और अब आज हम लोग न्यूमेरिकल का सेशन चलेगा। अब तक की जितनी थ्योरी में हमने पढ़ी है वो सारा न्यूमेरिकल प्रोसेस कवर करेंगे, और उसके बाद फिर ये वाला न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। कह रहा है कि an old person moves on a semi-circular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person. देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने जैसा बताया था कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड मैटर करता है बट डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वहां पे तीन चीजें मैटर करती हैं। डिस्प्लेसमेंट आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन के साथ मैटर करता है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस आपकी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, जहां पे उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो फिगर के थ्रू हम अच्छे से समझ जाएंगे। आपका जो फिगर है कुछ ऐसे है कि सेमी सर्कुलर पाथ है, तो आपको पहले तो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करना है। सेमी सर्किल का मतलब सर्किल का हाफ, और अगर सर्किल का हाफ है और वो एक एंड से चलकर इस ट्रैक को कवर करता हुआ दूसरे एंड में आता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो इस ट्रैक को, आपको वो वाला ग्राफ याद आ रहा होगा जब पार्टिकल ए से बी जा रहा था, और उस ए से बी जाने के दो रास्ते थे, इसको मैंने कहा था डिस्टेंस, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेम इसी तरह से इसको भी हम देखेंगे कि पहले तो हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ए टू बी, और ये एक एंड से चल रहा है ओल्ड पर्सन, और अदर एंड में पहुंच जा रहा है, ए से जा रहा है और बी पे पहुंच जा रहा है, और स्ट्रीट उसके मतलब सीवी सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो पूरे जब वो ट्रैक पे जाकर एक एंड से दूसरे एंड पे आएगा तो इन द सेंस वो क्या कर रहा है, वो सर्किल के हाफ सेमी सर्किल के बराबर के सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है। ट्रैक पे चल रहा है मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है, पैरामीटर को कवर कर रहा है, और हाफ पैरामीटर को कवर कर रहा है। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्किल का वो होता है आपका 2 पाई आर। अगर ये पूरा सर्किल घूमता और वापस से अपनी जगह पे आ जाता तो इसने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन ये सेमी सर्किल जा रहा है, तो हम अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्किल में आप इसका हाफ कर देंगे और ये हो जाएगा पाई आर। तो अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, डिस्टेंस आपकी होगी पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14, और आर आपका दिया हुआ है 40 मीटर, और ये आपका आ जाएगा 126 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 126 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करिए, मैंने क्या बताई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी जब सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए जा रहा है तब है, या ए से बी जब स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तब है। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब ये है क्या अल्टीमेटली, ये है एक सर्किल का डायामीटर जहाँ जो उसके सेंटर से होकर जाता है, और सेंटर से होकर जब डायमीटर जाता है तभी दो सेमी सर्किल में एक सर्किल को वो डिवाइड करता है। तो ये रहा आपका सेंटर, और सेंटर से होकर जा रहा है एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करा रहा है, तो ये है आपका डायामीटर, और डायामीटर जो होता है वो होता है 2 आर के बराबर। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये रहा 2 पाई नहीं, 2 आर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 2 आर के बराबर होता है।
रेडियस का 2 टाइम होता है। 2 into 40 मीन्स 80 मीटर। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इसने 80 मीटर का कवर किया है, और जो डिस्टेंस है वो 126 मीटर की कवर किया है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Now we will come in second numerical, and your second numerical also related with displacement, distance and timing. तो पहले तो आप क्वेश्चन को हमेशा रीड करके पॉज करके वीडियो खुद से करने की कोशिश करिए। जब नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, a table clock has its minute hand 4 centimeter long. Find the average velocity of the tip of the minute hand. A option is between 6 a.m. to 6:30 a.m. and between B option is 6 a.m. to 6:30 p.m. तो यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है कि जो टिप ऑफ द मिनट हैंड है वो कौन से पॉइंट पे रह रही है। इट मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, और उसके बाद वो कौन से पॉइंट पे जाकर रुक रही है, उसका फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, और आपको ये दो चीजों पे गौर करना है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक टेबल हैंड है, पहले मैं ए ऑप्शन ध्यान देती हूँ कि ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो आपका ए ऑप्शन बोल रहा है कि मिनट हैंड की जो लेंथ है, ओके वो कितनी है। लेंथ इन द सेंस जो मिनट हैंड है वो क्लॉक, क्लॉक क्या होती है, सर्कुलर होती है। क्लॉक की सरकमफ्रेंस तक अगर कोई अ, जो हैंड है, 3 हैंड्स होते हैं आपके इसमें क्लॉक के, तो अगर कोई जो ये क्या कहते हैं मिनट हैंड होती है वो आपकी क्लॉक के सरकमफ्रेंस को टच करती है, इट मींस ये आपकी रेडियस का काम करती है एक सर्किल के लिए। तो जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है, ओके, जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट मींस ये क्या है, एक तरह से ये है आपकी रेडियस। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड। ए ऑप्शन आपका बोला है कि 6 AM पे और 6:30 AM पे जाती है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ऑब्वियसली जब हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और अपॉन क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा उसको निकालना है हमें। ठीक है, और ये आपका टाइम दिया हुआ है, तो पहले मैं टाइम को ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। 6 AM से 6:30 AM पे जो मिनट हैंड है वो 12 to 30 आ जाएगी। इट मीन्स उसने हाफ आवर कंप्लीट किए। इन हाफ आवर उसने कितने मिनट कंप्लीट किए, कितने मिनट कंप्लीट किए, तो उसने किए आपके 30 मिनट कंप्लीट किए। कितने, 30 मिनट। और 30 मिनट में हमको ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। लेकिन जो रेडियस दी हुई है वो आपकी कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है किसी सर्किल की, ध्यान से देखिएगा, मैं एक सर्किल ले लेती हूँ। ये क्लॉक है, आप समझ लीजिए ये क्लॉक का पूरा सर्किल कंप्लीट करती है। तो अगर अ, ये समझ लीजिए डायामीटर है किसी सर्किल का, ठीक है, या उस क्लॉक का डायामीटर मान लीजिए, और ये है इसका एक पूरा सर्किल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ पे ये क्या कर रहा है, सेमी सर्किल बना रहा है। और सेमी सर्किल में जो ये सेंटर से होकर जा रहा है ये डायमीटर है। डायमीटर 2R होता है, और रेडियस का काम कर रही है आपकी 4 सेंटीमीटर की मिनट हैंड। क्या कर रही है रेडियस का काम, 4 सेंटीमीटर की मिनट हैंड कर रही है। तो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिराइव किया था वो कैसे किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं पूरे पैरामीटर पे ना जाके इसकी इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाना होगा, तो मैं क्या करूंगी, इसके डायमीटर को यूज करूंगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए मुझे, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो 4 into 2,
ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब मुझे टाइम चाहिए, तो इन 30 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, इन 30 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, तो इन 30 मिनट में सेकेंड कन्वर्ट करें 60 का मल्टीप्लाई, 1800 सेकेंड्स। तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना मिला, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या कहते हैं 1/8। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा समथिंग 4.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर है, हम मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन जो है उसके लिए देखते हैं। ओके, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 AM से 6 PM, 6:30 PM। अब ध्यान से देखेंगे, पहले तो 6 AM से 6 PM ओवरऑल कितने आवर हुए, है ना, पहले तो ये बताना है आपको। 6 AM से 6:30 PM में AM to PM जाते हुए आपको, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो पॉज हो गया था, तो वहीं पे हम लोग आते हैं। ठीक है, 6 AM to 6:30 PM। अब 6 AM से 6:30 PM में हम पहले आवर्स यानी कि मिनट्स को क्या इवेल्युएट करेंगे। तो पहले बताइए कि 6 AM से जब 6 PM जाएगा तो कितने आवर हो जाएंगे, 12 आवर हो जाएंगे, और कितने मिनट, 30 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 12 आवर में कितने मिनट, उसको हम लोग क्या करेंगे, 12 × 60 +30, और ओवरऑल अब ये मिनट में हो चुका, तो अब हम इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा 4500 सेकेंड्स, और 10 मोर, या 45,000 सेकेंड्स आ जाएंगे। कितने, यानी कि 12 आवर 30 मिनट में उसने 45,000 सेकेंड्स कवर किए। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा फिक्स है डायमीटर, और डायमीटर 2R मेरा आया था आपका कितना, 8 सेंटीमीटर समथिंग, हाँ 8 सेंटीमीटर आया था। तो ये रहा आपका नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट तो खैर वो आपका सेम रहेगा। अब आपकी नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी इस डिस्प्लेसमेंट के साथ नेक्स्ट टाइमिंग 45,000, ये होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आएगा 1.8 × 10⁻⁴ मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। ओके, टू डिस्कस थर्ड न्यूमेरिकल। और ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है ये वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से रिलेटेड है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो ये जो आपका थर्ड क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और इसे आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये काम कर रहा है, और इसमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जो बताया था वो ये बताया था कि जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देता है, और वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, और एक्सेलरेशन हमें बेसिकली स्लोप प्रोवाइड कराता है। और मैंने एक चीज़ बताया था कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। मैंने आपको ये पहले ही डिस्कस किया था ग्राफ में। ओके,
तो इस उसी ग्राफ से रिलेटेड उसी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने उसमें दोनों चीज़ें लिखवाई हैं कि अगर आपको स्लोप चाहिए तो आप एक्सेलरेशन देखेंगे, और अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप उसका क्या करेंगे, एरिया देखेंगे। तो हमें इस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस पे हमें इसका एरिया देखना है। कह रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल गिवन इन अ फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 0 to 4 सेकेंड दिया हुआ है। पहला आपका ऑप्शन है द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बी ऑप्शन है ड्यूरिंग द टाइम 2 to 4 सेकेंड। सी ऑप्शन है ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से निकाल लेनी है अगर हम इस ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो मैं इस ग्राफ को समझाने के लिए जूम करती हूँ इस ग्राफ को, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन मैं जूम कर रही हूँ, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लीजिए आप अच्छे से, एक बार और कर सकते हैं आप इसको रीड, क्योंकि आप क्वेश्चन को जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें करना क्या है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो। आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसपे मोशन, पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब किया हुआ है 0 to 4 सेकेंड पे, और डिस्टेंस पूछ रहा है फर्स्ट 2 सेकेंड में, फिर 2 to 4 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस पूछ रहा है, उसके बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है टाइम हाफ देकर, और नेक्स्ट एक्सेलरेशन पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड देकर, ठीक है। और ये रहा आपका ग्राफ। सो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। आई थिंक इतना जूम काफ़ी है और इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाती हूँ। देखिए, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, 0 से पार्टिकल शुरू हो रहा है, यानी कि 0 पे टाइम भी 0 है, ओके। 0 पे जो आपका टाइम है वो भी 0 है, एक्स एक्सिस में टाइम आपका है और वाई एक्सिस में आपका क्या है, वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी है। तो जो आपका टाइम है वो भी 0 है, ओके। और जो आपका वेलोसिटी है वो भी 0 है, ठीक है। ये समझ में आया आपको अच्छे से। अब ये क्या कर रहा है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, 0 to 1 सेकेंड जा रहा है, ठीक, 0 to a जा रहा है। देखिए, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछता है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखेंगे, बाकी आपका एरिया वैसे ही निकलने वाला है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव तभी हम कंसीडर करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट जैसी या वेक्टर क्वांटिटी जैसी कोई पैरामीटर पूछेगा, अदरवाइज हम साइन पे या डायरेक्शन पे इतना मैटर नहीं करेंगे। बट 0 to a की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 to a क्या है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। 0 to a में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी a पर है। कहाँ पे है, a पे, जो 10 तक जा रही है। तो 0 to a पार्टिकल जा रहा है और a पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, जहाँ पे ये बेस टाइम 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहा है। आफ्टर जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो a से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर वो b पे आके एट द 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाता है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2 और 0। अब उसके बाद ये नेगेटिव की साइड आगे फॉरवर्ड होता है तो
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कवर करता है और मैक्सिमम नेगेटिविटी की तरफ जाता है -10, और उसके बाद जब उसे और आगे बढ़ाया जाता है तो वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी क्या है ना, बी पे आके 0 हो गया, फिर वो क्या हुआ, डी पे इंक्रीज होते चला गया, नेगेटिव -10 तक आया, और उसके बाद फिर वो स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, और 4 पे आके फिर 0 हो जाता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव आने के लिए बीच से वो 0 से होकर गुजरता है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 4 सेकेंड और 0 वेलोसिटी एट पॉइंट डी, और डी से फिर वो मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ता है। इसको मैं बी मान ए बी सी डी ई मान लेती हूँ, और ये ई पॉइंट पे मैक्सिमम फिर से 10 सेंटीमीटर पे आता है, और फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट कवर की है ना। तो हमें इन सब चीज़ों की वैल्यूएशन करनी है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हमको चीज़ें डिराइव करते चले जाना है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है, ए ऑप्शन है, वो क्या है, ए ऑप्शन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। मैंने कहा था ना कि जब भी ऐसे पैरामीटर्स के बारे में पूछे जो आपके लिए क्या कर रहे हैं, मैं इतना जूम कर देती हूँ कि मुझे क्वेश्चन और फिगर दोनों एक साथ दिख जाएं, बार बार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो ये है आपका फिगर, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। पहला ऑप्शन है आपका द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उसमें हमको बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो t इज इक्वल टू क्या है, 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या हो रहा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और मैक्सिमम हाइट 10 सेंटीमीटर की कवर कर रहा है, मीटर की। तो वही बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो हमें एरिया निकालना है उसके लिए हमें जब हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो हमारा, या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम एरिया की तरफ जाते हैं, और जब हमें स्लोप निकालना होता है, tan थीटा यानी m निकालना होता है, तब हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है तो वो हमें एक्सेलरेशन का स्लोप देता है, या एक्सेलरेशन एज अ स्लोप देता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इन द सेंस स्केलर क्वांटिटी, आपकी साइन डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, सो सीधा सीधा हाफ। बेस कितना कवर किया, 2, और हाइट इसने कवर की 10। तो ये हो गई आपकी 10 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब पहला ऑप्शन जो बोल रहा था डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट ड्यूरिंग 2 सेकेंड, तो 0 to 2 सेकेंड में क्या निकाली इसने, क्या की, डिस्टेंस कवर की। कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ओके, अब नीचे आते हैं सेकेंड। सेकेंड पूछ रहा है आपसे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, इसमें भी इसकी डिस्टेंस ही निकालनी है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड में ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं इसकी हाइट -10 लेती, ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे सिर्फ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम इसकी डायरेक्शन नहीं देखेंगे, तो सेम वही हो जाएगा 1/2। बेस 2 से 4 में डिफरेंस कितना है, 2 का है, और ये रहा 10। सेम 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये होता आपका -10 मीटर का। ठीक है, अब नीचे आते हैं सी ऑप्शन, ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड। तो 0 to 4 सेकेंड में इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, और डी ऑप्शन पूछ रहा है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 0 to 4, मतलब सेम आपका वही पूछ रहा है क्या, कि अब सी में आपका पूछ रहा है डिस्टेंस।
ड्यूरिंग 0 to 4, 10 प्लस 10 कर देंगे क्योंकि उधर 0 to 2 उसने 10 मीटर कवर की थी, 2 to 4 भी उसने 10 मीटर कवर की है डिस्टेंस, ये हो गई आपकी 20 मीटर की। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट। मैंने तभी कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको डायरेक्शन मैटर करनी पड़ेगी, डायरेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी। तो 0 to 2 में तो उसने 10 जो चला था 10 मीटर का, वो क्या था, इसका वो डिस्टेंस था जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था। लेकिन जब वो वापस से किस में चला, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला, तो कितना चला था, -10। कितना चला था, -10। और ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 to 4 में -10 मीटर चला है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0। यहाँ से देखिए एक और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और चीज़ पता चलती है कि जब पार्टिकल सेम पाथ, सेम हॉरिजॉन्टल पार्ट पे हॉरिजॉन्टली कहीं से भी आपका मूव करना शुरू करता है और उसी पाथ पे स्ट्रेट लाइन पे सामने आके किसी एंड पॉइंट पे रुक जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, नेगेटिव जाएगा और पॉजिटिव जाएगा, और इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे का मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हालांकि ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से, अभी के लिए हम इतना समझते हैं। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डी ऑप्शन के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम किस पे आएंगे, स्लोप पे आएंगे। किस पे आएंगे, स्लोप पे आएंगे। तो जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आपका स्लोप कितना है ये देखना है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, स्लोप tan थीटा और dv/dt। ठीक है, बट बेसिकली हमें यहाँ पे उतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, Recording in progress. तो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप है, और स्लोप dv/dt है, tan थीटा है। अब यहाँ पे हमें हालांकि कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेलरेशन जो आपका है वो क्या है, आप फिगर देखेंगे तो ओके, tan थीटा क्या होता है, मैं आपको सिर्फ इतना ले लेती हूँ जितना यहाँ देखिए, मैं 0 to कंडीशन आपकी दी हुई है हाफ सेकेंड, कितना, t इक्वल टू हाफ सेकेंड, तो हाफ सेकेंड पे ये मैं यहाँ तक ले लेती हूँ, तो मैं इसका फिगर बना लेती हूँ। ठीक है, t इक्वल टू हाफ पे ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैक्सिमम देखा जाए 1 पे ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका देखा जाए तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे आपका कितना हो जाएगा, इनिशियली जब 0 to a जा रहा है तो कितना होगा, 10/1, 10/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि एक्सेलरेशन, मुझे एक्सेलरेशन है, मुझे पोजीशन तो बतानी नहीं है कि मैं थीटा निकालूंगी, एक्सेलरेशन जो आपका हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड योर सेकेंड क्या पूछ रहा है, इन लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो देखिए 2 सेकेंड पे भी आप देख लेंगे कि 2 सेकेंड पे इसकी क्या कंडीशन है। Recording in progress. सो योर लास्ट ऑप्शन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ध्यान से देखिएगा कि मैंने स्लोप की बात कही है ना,
जब भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए होगा, तो मुझे स्लोप चाहिए होगा। तो मैंने O टू A का स्लोप ले लिया। O टू A ने मैक्सिमम कितना कवर किया, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे कह रहा है 0 to 2, तो अगर 0 to 2 पूछ रहा है आपके ई ऑप्शन में 0 to 2, तो 0 to 2 देखेंगे आप, स्लोप देखेंगे। किस पे आप गौर करेंगे, स्लोप पे। 0 to 2 और 2 पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, ए बी सी क्या जा रहा है, बी सी। तो ये आपका ए बी सी जो ट्राइंगल ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ए बी सी एट 2 पे बन रहा है। क्या रहा है, एट 2 पे। एट 2 पे ये मैक्सिमम और मिनिमम कितना जा रहा है, +10 से -10। पूरा स्लोप हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम